माधवगढ़ राज्य के राजा सुशील की 2 पुत्री थी, जिनका जन्म एक ही दिन हुआ था, यानी दोनों जुड़वा थी। दोनों बहुत ही समझदार थी और हमेशा साथ रहती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, महाराज सुशील को ये चिंता हुई कि वो आने वाले वक्त में अपनी प्रजा के लिए महाराज किसे बनाएंगे, क्योंकि उनकी तो 2 पुत्रियां थी। क्या बात है महाराज, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? मंत्री जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। अब मेरी उम्र हो रही है और मैं चाहता हूं मेरे बाद इस राज्य का असली राजा कौन बनेगा, क्योंकि हमारा कोई पुत्र नहीं है, 2 पुत्रियां हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी दोनों पुत्रियों से कोई एक इस राज्य का कार्यभार संभाले। इसमें इतना सोचने की क्या बात है महाराज? दोनों राजकुमारियां ही बहुत समझदार और सुलझी हुई हैं। आप उन दोनों का विवाह ऐसे वर से कीजिए जो उनकी तरह समझदार और बुद्धिमान हो और आपके बाद इस राज्य को संभाल सके। जितना आसान आपको कहने में लग रहा है, उतना आसान ये नहीं है। वर कहां से मिलेगा मंत्री जी? जरूर मिलेगा, बस आप थोड़ा सब्र कीजिए महाराज। यहाँ राजा चिंतित थे। दूसरी ओर दोनों राजकुमारियां महल के आंगन में बैठी शतरंज खेल रही थी। दीदी देखिए, आप हारने वाली हैं। अरे, लगता है तुमने खेल ध्यान से नहीं समझा। हार मेरी नहीं, तुम्हारी होने वाली है। हम तो बस जीत का जश्न मनाएंगे। ये तो बस आपका वहम है दीदी। खेल के बीच राजकुमारियों को प्यास लग जाती है। वो उठकर पानी पीने लगती है और जब वापस आती है तो देखती है शतरंज के दोनों राजा गायब थे। ये देख दोनों राजकुमारियों में बहस हो जाती है। ये क्या दीदी, आपने मेरा राजा क्यों चुरा लिया? ये तुम क्या कह रही हो राजकुमारी? आपने मेरा राजा चुराया है क्योंकि मैं जीतने वाली थी। नहीं दीदी, जीत मेरी होने वाली थी, इसलिए आपने मेरा राजा चुरा लिया। तुम गलत हो, तुम्हें पराजय से भय था, इसलिए तुमने राजा चुरा लिया। दोनों राजकुमारी की आवाज सुन मंत्री वहाँ आते हैं और कहते हैं, अरे अरे, क्या बात है राजकुमारी जी, आप दोनों इस तरह से किस बात पर झगड़ रही हैं? देखिए ना मंत्री जी, दीदी ने मेरा राजा चुरा लिया ताकि मैं ये बाजी ना जीत सकूं। झूठ ना बोलो कोमल, आपने मेरा राजा चुराया है क्योंकि ये बाजी मैं जीतने वाली थी। नहीं, जीत मेरी होने वाली थी। अरे आप दोनों बस कीजिए, ऐसे लड़िए मत, मैं कुछ करता हूँ। देखिए मंत्री जी, अब आपको ही हमारी मदद करनी होगी। हमें हमारा दोनों राजा वापस चाहिए और वो आप ढूंढ कर लाएंगे। कुछ ऐसा कीजिए जिससे दोनों राजा भी मिल जाए और चोर भी सामने आ जाए। तभी वहाँ राजा आ जाते हैं, जो तीनों को एक जगह जमा देख लेते हैं और कहते हैं, अरे अरे, क्या बात है? यहाँ कुछ खास चल रहा है क्या, जो हमें नहीं मालूम? सब लोग एक जगह जमा है। तभी मंत्री महाराज को पूरी बातें बताता है और महाराज ये सुन कहते हैं, ये तो गंभीर मामला है। अब तो हमें भी जानना है ये किसने किया है। लेकिन मंत्री जी, याद रहे, हमारी दोनों ही बेटी राजकुमारी है, इसलिए ये बात बाहर न जाए। अगर आपने शतरंज के राजा को ढूंढ लिया तो हम आपको इनाम देंगे। मंत्री इसी सोच में डूबा अपने घर जाता है। मंत्री का एक बेटा भी था जो किसी राजकुमार से कम नहीं था। वो मंत्री को इस सोच में डूबा देख कहता है, क्या बात है पिताजी, आप बड़ी गहरी सोच में डूबे हुए लग रहे हैं। क्या बताऊं बेटा, एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ। मंत्री पवन को महल का पूरा किस्सा बताता है कि कैसे दोनों महाराज के शतरंज के राजा गायब हो गए और दोनों राजकुमारियां बताना नहीं चाहती कि राजा किसने चुराए हैं। और महाराज के आदेश पर मंत्री को इस पहेली को सुलझाने का आदेश दिया गया है। बस इतने सी बात पिताजी? आप तो बेवजह इतने चिंतित हो रहे थे। आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इस सच का पता लगाऊंगा। लेकिन वो कैसे बेटा? ये कोई मामूली गांव वाले नहीं हैं। वो राजमहल के लोग हैं, राजकुमारी हैं। एक भी गलत फैसला महाराज को नाराज कर सकता है बेटा। आप मुझ पर यकीन कीजिए पिताजी, मैं सब संभाल लूंगा। आप बस मुझे अपने साथ राजमहल लेकर चलिए। ठीक है बेटा,
तुम मेरे साथ चलो। मंत्री अपने बेटे पवन को अपने साथ महल ले जाता है, जहाँ महाराज और राजकुमारियाँ पवन को देखकर कहती है, अरे मंत्री जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आपका बेटा है ना पवन? जी महाराज, आपने सही कहा, ये मेरा बेटा है। लेकिन मंत्री जी, आप अपने बेटे को यहाँ क्यों लाए हैं? क्या आपसे ये मसला हल नहीं हुआ? हाँ, शायद मंत्री जी ने हार मान ली। क्षमा करें महाराज और राजकुमारी जी, लेकिन ये मामला काफी पेचीदा है। मेरा बेटा गुरुकुल में पढ़कर आया है, उसे ऐसे मामलों की बहुत सूझबूझ है, तो वो इस दुविधा को दूर करना चाहता है। पहले कोई भी हल करे, हमें बस चोर का पता लगाना है। ये सुन पवन कहता है, महाराज, मैं आपसे और राजकुमारी से थोड़ा समय चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ उसे सभी ध्यान से सुने। हम बच्चे नहीं हैं जो आप हमें कहानियाँ सुनाएंगे। राजकुमारी जी, ये कहानी ही उस चोर को सामने लाएगी, इसलिए आप सभी इस कहानी को बहुत ध्यान लगाकर सुने। ठीक है, हम सब आपकी बात पर ध्यान देंगे। महाराज के आदेश से पवन कहानी शुरू करता है। काफी समय पहले एक गांव में दो सच्चे दोस्त रहते थे, जो बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। ये देख मुरली, मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह, जलेबी मुझे बहुत पसंद है। तभी तो लाया हूँ। अरे सोनू, मैंने सुना है हर साल की तरह इस साल भी गांव में मेला लगने वाला है। हाँ, और इस बार भी हम दोनों पूरा मेला साथ में घूमेंगे, हर बार की तरह। हाँ, सच में मजा आएगा। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था, पिताजी ने कहा था इस बार मेले में उन्हें भी अपने खिलौने का व्यापार करना है। उसके लिए मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो यहाँ पर काफी वक्त हो गया है। ठीक है, तू घर जा, वरना तेरे पिताजी आज फिर तेरी खाट खड़ी कर देंगे। बच्चा बच्चा उनकी दोस्ती से वाकिफ था। मुरली और सोनू अपने परिवार से ज्यादा अपनी दोस्ती को अहमियत देते थे, जिससे उनके घर वाले भी परेशान थे। एक दिन मुरली और सोनू बाजार जाते हैं। यार मुरली, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अच्छा चल, कुछ खाते हैं। मेरा मन है गर्मा गर्म जलेबी और रबड़ी खाने का। ऐसी बात है तो चल, आज मैं तेरे लिए गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है। इतना कहकर सोनू मुरली के लिए गर्मा गर्म जलेबियां लेने चला जाता है और सोनू उसका इंतजार करता है। मुरली जहाँ जलेबी लेने जाता है, वहाँ रास्ते में उससे एक लड़की टकरा जाती है, जिसे देख मुरली की नजरें उससे हटती ही नहीं है। ये लड़की नहीं, ये तो कोई अप्सरा है। कितनी खूबसूरत है। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता ही रह जाता। लेकिन लड़की ज्यादा देर रुकी नहीं और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सोनू वहाँ आता है और कहता है, अरे क्या हुआ, इतनी देर हो गई तुझे? तू जलेबी लेने गया था या बनाने गया था? अरे भाई, किसे देख रहा है भाई? सोनू, तूने देखा वो लड़की कितनी सुंदर थी? कौन सी लड़की? कहाँ है? अरे वो जो यहाँ खड़ी थी मेरे सामने। मैंने तो किसी को नहीं देखा। कहीं तूने दिन में तो सपने नहीं देखे? सोनू उसका मजाक बनाने लगता है और दोनों मेले से वापस आ जाते हैं। बाजार से आने के बाद मुरली का सुख चैन सब मानो खो चुका था। वो हमेशा उस लड़की के ख्यालों में खोया रहता था। क्या बात है मुरली, कहाँ खोया हुआ है? यार सोनू, मैं उस लड़की का चेहरा भूल नहीं पा रहा हूँ। उसकी याद में न जाने न मुझसे खाया जाता न सोया जाता है। उसके बिना मर जाऊंगा भाई। ये तो क्या कह रहा है? अच्छा ये बता, वो कैसी नजर आती है? मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। वो किसी अप्सरा की तरह नजर आती थी। तू मुझे बता और मैं उसका चित्र बनाऊंगा। इतना कहकर सोनू मुरली के बताने पर वैसा ही चित्र बनाता है जैसा मुरली कहता है। कुछ देर बाद सोनू चित्र बनाकर मुरली को दे देता है। क्या वो ऐसी ही दिखती है? हाँ भाई, वो बिल्कुल ऐसी ही दिखती है। अगर वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है, मैं अपने दोस्त के लिए भगवान को भी ढूंढ कर ला सकता हूँ। तो ये तो सिर्फ एक लड़की है। सोनू अपने दोस्त के लिए उस लड़की को ढूंढने निकल जाता है। सोनू शहर के हर गांव में उस लड़की की तलाश करता है। उसे वो लड़की कहीं नहीं मिलती। पूरा 1 साल होने को है, अभी तक उस लड़की का कहीं अता पता नहीं है। आखिर वो लड़की थी कौन और कहां से आई थी?
अगर उसे जल्द से जल्द नहीं तलाशा तो मुरली की हालत और खराब हो जाएगी। कुछ करना होगा। उस लड़की को ढूंढते ढूंढते 1 साल हो जाता है। उस लड़की की याद में मुरली और बीमार हो रहा था। यहाँ सोनू लड़की की तलाश में लगा हुआ था। मुरली जब भी सोनू से मिलता वो लड़की के बारे में सवाल करता। क्या हुआ सोनू मेरे भाई, उसका कुछ पता चला क्या? न जाने वो लड़की कहाँ है, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? भाई कुछ कर, वरना मैं मर जाऊंगा। उसके बिना जीना व्यर्थ लग रहा है। मुरली ऐसी बात मत कर, मैं उस लड़की को किसी भी हाल में तलाश कर रहूंगा। सोनू अपने घर में चिंतित बैठा था। तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत भीख मांगने आती है। कुछ खाने को दे दो बेटा, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। रुकिए, अभी देता हूँ। इतना कहकर मुरली उस औरत के लिए खाना लेकर आता है और औरत भर पेट खाना खाकर सोनू को कहती है, बेटा तुम कुछ परेशान लग रहे हो। रुकिए, अभी देता हूँ। जी मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, उससे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। बेटा तुम चिंता मत करो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें जल्दी ही मिलने वाला है। काश आपकी बात सच हो जाए। वो औरत वहाँ से चली जाती है। तभी सोनू को उसके घर से खबर आती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वो चाहती है कि उनकी मौत से पहले सोनू की शादी हो जाए। इसलिए जल्दबाजी में सोनू की शादी हो जाती है। शादी की रात जब सोनू अपने कमरे में आता है और वो दुल्हन को देखता है तो दंग रह जाता है। ये नहीं हो सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? मैंने कुछ गलती कर दी क्या? तुम मेरी पत्नी, ऐसे कैसे हो सकता है? सोनू हैरान था क्योंकि उसकी शादी जिस लड़की से हुई थी वो वही थी जिसे सोनू पिछले 1 साल से तलाश रहा था और आज उसी से सोनू की शादी हो गई जो उसके दोस्त की चाहत थी। बताइए जी, क्या बात है? तुम शायद यकीन न करो, लेकिन मैं तुम्हें पिछले 1 साल से तलाश रहा हूँ। मुझे? लेकिन क्यों? मुरली की वजह से। मुरली? ये कौन है? सोनू मोहिनी को पूरी सच्चाई बताता है और ये सुन मोहिनी कहती है, मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर हूँ। अब आप मेरे पति हैं, आप बताओ मुझे क्या करना होगा? देखो, मेरे दोस्त की जिंदगी का सवाल है। अगर तुम उसे न मिली तो वो अपनी जान दे देगा। तुम उसके पास चली जाओ, मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करता हूँ। मैं आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ। अगर ऐसा करने से आपको खुशी होगी और किसी की जिंदगी बचेगी तो मैं ये करूँगी। तुम अभी के अभी उसके पास चली जाओ। सोनू की बात मानकर मोहिनी आधी ही रात में दुल्हन के जोड़े में ही सोनू के दोस्त मुरली के पास चली जाती है, जहाँ रास्ते में एक शेर मोहिनी के सामने आ जाता है और वो जैसे ही मोहिनी पर हमला करने वाला होता है तभी मोहिनी उससे कहती है, रुको, मुझे मत मारो, मुझे खाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये सुन शेर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें हम जानवरों की भाषा आती है? हाँ, मुझे तुम्हारी भाषा समझ आती है क्योंकि मेरा बचपन कबीले वालों के साथ गुजरा है जो जंगलों के बीच रहते थे और जानवरों की भाषा बोला और समझा करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो तुम्हें खाकर और मजा आएगा। मुझे खाकर तुम अपनी कुछ दिन की ही भूख मिटा सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें फिर से भूखा घूमना पड़ेगा। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर तुम मुझे आज जाने देते हो तो कल शाम तक मैं तुम्हारे लिए 10 बकरियां लेकर आऊंगी जिन्हें तुम काफी दिनों तक खा सकोगे। मोहिनी की बात सुनकर शेर सोच में पड़ जाता है और वो उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगता है और कहता है, भला मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं? शेर हूं, गधा नहीं। यकीन करना होगा क्योंकि ये तुम्हारे फायदे की ही बात है। मुझे आज तुम जाने दो क्योंकि आज मुझे अपना एक वादा पूरा करना है। कोई मेरा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है तुम बात की पक्की हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। लेकिन कल अगर तुम मेरे लिए 10 बकरियां नहीं लाई तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार को खा जाऊंगा। मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी। शेर से वादा करके मोहिनी वहाँ से आगे बढ़ती है
और घने जंगल में बेखौफ आगे बढ़ती है। थोड़ी ही दूर पर मोहिनी को कुछ डाकू घेर लेते हैं और डाकू का सरदार उससे कहता है, इतनी रात अंधेरे में चांद सी दुल्हन इतने सारे गहनों के साथ अकेली कहाँ जा रही है? देखिए, मुझे मत रोकिए, अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो हमने कौन सा कहा कि मत जाओ, लेकिन पहले हमें भी कुछ देकर जाओ। देखिए, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मोहिनी उस डाकू के हर सवाल का बड़े ही निडर होकर जवाब दे रही थी। ये सुन डाकू कहता है, ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम्हें आधी रात इस तरह जाना पड़ रहा है? तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम्हें धन और हीरे जवाहरात चाहिए ना? मुझे बस कल का वक्त दीजिए, मैं इससे ज्यादा जेवरात लेकर आऊंगी अपने साथ, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए। हाँ, मूर्ख समझा है। अगर मैं छोटी होती तो इतनी देर यहाँ ना रुकती, कब की चली जाती, कब की भाग जाती। मैं जुबान की पक्की हूँ। तुम्हारी दिलेरी मुझे पसंद आई। आओ देखते हैं तुम ओनी जुबान की कितनी पक्की हो। मोहिनी की निडरता देख डाकू प्रसन्न हो जाता है और उसे जाने देता है। मोहिनी मुरली के घर के लिए दोबारा अकेली निकल जाती है, जहाँ वो मुरली अपने दरवाजे पर अपने सपनों की परी को देख दंग रह जाता है। क्या मैं फिर से कोई सपना देख रहा हूँ या तुम सच में मेरे सामने हो? ये कोई सपना नहीं है मुरली, मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ। ये तो सच में तुम ही हो, लेकिन तुम ये दुल्हन के लिबास में यहाँ कैसे, वो भी इतनी रात में? उस सब से तुम्हें क्या लेना देना? जिस लड़की के लिए तुम तिल तिल मर रहे थे, अब वो तुम्हारे सामने है, हमेशा के लिए, तुम्हारी दासी बनने के लिए। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे सब सच बताओ, तुम यहाँ कैसे आई और किसने भेजा? मुरली के काफी जोर देने के बाद मोहिनी को मुरली को सब बताना पड़ता है और ये सुन मुरली कहता है, तुम मेरे दोस्त की पत्नी हो, यानी मेरी बहन हो। मेरा दोस्त सच में बहुत किस्मत वाला है और उससे ज्यादा किस्मत वाली तुम हो, जो तुम्हें ऐसा पति मिला है। आज के बाद से तुम मेरी बहन हो। मुझे मालूम था, जितने सच्चे दोस्त तुम दोनों हो, उसकी वजह से एक लड़की तुम्हारी दोस्ती में दरार कभी नहीं बन सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज रात तुम यहीं ठहर जाओ। मैं अपनी बहन को एक भाई के नाते शान से विदा करना चाहता हूँ। ठीक है भैया, लेकिन मुझे आपसे कुछ चाहिए। हाँ बताओ बहन, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। मुझे आप 10 बकरियां दे सकते हो? क्या 10 बकरियां? लेकिन तुम उनका क्या करोगी? मैंने किसी से वादा किया था, इसलिए मुझे अपना वादा निभाना है, तो आप बिना किसी सवाल किए मुझे 10 बकरी दे दीजिए। ठीक है बहन, मैं तुम्हें 10 बकरियां दे देता हूँ। अगली सुबह मुरली मोहिनी को पूरे मान सम्मान के साथ बहुत सारे तोहफों के साथ भेजता है। वो खुद मोहिनी को छोड़कर आने की बात करता है, लेकिन मोहिनी अकेले ही वापस जाने की जिद करती है, जहाँ रास्ते में वो उस शेर से मिलती है। आ गई तुम? मुझे लगा था तुम मेरे डर से कभी वापस नहीं आओगी। मैं कभी मुसीबत से भागकर नहीं जाती। तुम्हारे इस साहस से मैं बहुत खुश हुआ। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा इंसान देखा है जो एक शेर से अपना वादा पूरा कर रहा है, जबकि तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें वादा पूरा होने पर भी खा सकता हूँ। मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, वो एक दिन सबको आनी है। मैं तुम्हारी सोच से बहुत खुश हुआ। इसके बदले में मैं तुम्हें जाने देता। जाओ, खुश रहो। शुक्रिया, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बस एक बार बुला लेना। तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे लिए हाजिर होगा। क्यों नहीं मेरे दोस्त। इतना कहकर मोहिनी वहाँ से आगे बढ़ जाती है और रास्ते में वो डाकू के पास जाती है। मुझे मालूम था तुम अपने वादे की पक्की हो, तुम वापस जरूर आओगी। ये लीजिए, जैसा मैंने कहा था, मैं आपके पास कल से ज्यादा सोने जेवरात लेकर आई हूँ। तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है तुम्हारे साथ कुछ तो घटना घटी है। मुझे अपना पिता समझकर तुम बता सकती हो बेटी। अब आपने मुझे अपनी बेटी कहा ही है तो मैं आपको बता देती हूँ।
मोहिनी डाकू को अपना पूरा किस्सा सुनाती है, जिसे सुन डाकू कहता है, तुम सच में बहुत हिम्मत वाली हो। मुझे नाज है तुम पर। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी बनो। मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन अगर होती तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिलेरी होती। मुझे खुशी है कि आपने मुझे अपनी बेटी का दर्जा दिया, लेकिन पिताजी अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहती हूँ। मुझे मेरे पति के पास जाना होगा, वो परेशान होंगे। हाँ बेटा, तुम जा सकती हो, लेकिन एक पिता अपनी बेटी को खाली हाथ कैसे भेज सकता है? डाकू अपने खजाने में से बहुत सारे सोने चांदी के जेवरात मोहिनी को देकर कहता है, बेटी, एक बाप की तरफ से एक बेटी के लिए छोटी सी भेंट है, इसे स्वीकार करो। शुक्रिया पिताजी, अब मैं विदा लेना चाहूंगी। क्या हम तुम्हें छोड़ देंगे बेटी? नहीं पिताजी, मुझे अकेले ही जाना होगा। ध्यान से जाना बेटी, और वापस जरूर आना अपने पिता से मिलने के लिए। मोहिनी के जाने से डाकू का मन उदास और आंखें नम थी। मोहिनी भी वहाँ से वापस अपने ससुराल यानी सोनू के पास वापस आ जाती है, जहाँ उसे वापस देख सोनू चिंतित होकर कहता है, तुम वापस क्यों आ गई? तुम तो मुरली के पास गई थी ना? सब ठीक तो है? शांत हो जाइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मोहिनी सोनू को पूरा किस्सा बताती है, जिसे सुन सोनू भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, सब ठीक हो गया। यहाँ मंत्री जी के बेटे की ये कहानी खत्म हो जाती है और कहानी के खत्म होने के बाद पवन दोनों राजकुमारी से पूछता है, तो राजकुमारी जी, ये बताइए, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा बलिदान किसका था? सबसे बड़ा बलिदान तो सोनू का था, जिसने अपने दोस्त की खातिर पूरी दुनिया में एक लड़की की तलाश की, और ये जानते हुए भी कि वो लड़की उसकी धर्म पत्नी है, फिर भी अपने दोस्त के खातिर उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। नहीं, बलिदान तो उस लड़की ने दिया है जो बिना कुछ सोचे समझे अपने पति की आज्ञा का पालन कर रही थी। नहीं, मेरे मुताबिक इस कहानी में सबसे बड़ा बलिदान उस डाकू का था, जिसने एक लड़की की मजबूरी को समझते हुए अपने बुरे कर्म को एक तरफ करके इंसानियत दिखाई और इस लड़की को अपनी बेटी का सम्मान दिया। लेकिन बेटा, इस कहानी से हमें चोर का पता नहीं चला। ये तो खुद महाराज ही बता सकते हैं, क्यों महाराज? पवन की बात सुन सभी कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन महाराज के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। मंत्री जी, आपका बेटा सच में बहुत बुद्धिमान है। लेकिन हम समझे नहीं पिताजी, आप क्या कह रहे हैं और ये क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि चोरी महाराज ने ही की है। हाँ, तुमने सही कहा। शतरंज के उन दोनों राजाओं की चोरी मैंने ही की थी, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि मेरी दोनों राजकुमारियों में से कौन सबसे ज्यादा समझदार और योग्य है और इस राज्य की उत्तराधिकारी बनने के काबिल है। क्योंकि हमारा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी बड़ी बेटी सुमन से मंत्री जी के बेटे पवन का विवाह करवाया जाए। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? सही कह रहे हैं, क्योंकि आपका बेटा एक राजा बनने योग्य है और हमारी बेटी आपके बेटे के साथ बहुत खुश रहेगी। महाराज की बात से सभी सहमत हो जाते हैं और महाराज को अपने राज्य का अगला राजा भी मिल जाता है।